Okay, so as I told you, today we will solve the problem related to इडियोमेट्री एज वेल एज स्टोकियोमेट्री। इस पे हम लोग आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और बेसिकली इडियोमेट्री के बारे में पढ़ना। बट इडियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले पीओएसी कल मैंने पढ़ाया तो उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और अच्छे तरीके से पीओएसी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करता हूं मैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लो। It is given a mixture of KBr and NABr weighing 0.560 ग्राम। मतलब जो KBr है और NABr है, समझना, इसके मास आपके कितने गिवन है? 0.560 ग्राम गिवन है। इस was treated with aqueous Ag plus ion, इसके साथ इसको ट्रीट किया गया। तो क्या बोला? एंड ऑल ब्रोमाइड आयन वाज रिकवर्ड एज 0.970 ग्राम ऑफ प्योर एजीओ। यानी ये जब मिक्सचर एक्वस एजी प्लस के साथ ट्रीटमेंट हुआ तो क्या बन गया आपका? एजीबीआर। इस ड्यूरिंग जितने भी बीआर थे, केबीआर का बीआर और एनएबीआर का बीआर, सारा किस में चेंज हो गया? एजीबीआर में। और एजीबीआर के कितने मास बने? 0.970 ग्राम बने। तो बोलता है व्हाट वाज द फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ केबीआर इन द सैंपल। तो बोलता बताओ केबीआर का कितना मास है, यही तो है। अब ध्यान दो, क्या ये नोन क्वांटिटी है? बिल्कुल। और ये जो सैंपल है ये अननोन क्वांटिटी है, और इस सैंपल में कौन अननोन है? केबीआर है। एक नोन और एक अननोन आपको मिल चुका। अब आपको पता है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ो, क्या बोला? ऑल ब्रोमाइड आयन, मतलब रिएक्टेंट के जितने ब्रोमाइड आयन है वो सारे रिकवर हो गए, यानी प्रोडक्ट में चेंज हो गए। यानी इसमें कौन सा एटम कंजर्व है? ब्रोमीन एटम। तो पीओएसी किसके लिए लगाओगे? ब्रोमीन के लिए लगाओगे। अब ब्रोमीन देखो केबीआर में भी है और ब्रोमीन देखो एनएबीआर में भी है। तो कैसे लिखते हैं? अब केबीआर में ब्रोमीन कितनी बार है? 1 टाइम्स। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू मोल ऑफ केबीआर प्लस NaBr में ब्रोमीन कितने हैं? 1 टाइम। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू मोल ऑफ NaBr। क्लियर? इक्वल टू AgBr में कितने मोल हैं? 1। तो क्या लिखोगे? 1 इंटू मोल ऑफ AgBr। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यानी हमने किस एटम को कंजर्व किया? ब्रोमीन को कंजर्व किया। अब यहां तक डाउट है? सबको समझ में आ गया? अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो करो इसको, मुझे एक स्लाइड ऐड करना है, ठीक है? चलो, अब ये आप लोग देख चुके। अब हमने क्या लिखना है इस जगह पे, ध्यान देना। अब हमने लिखना है 1 इंटू मोल्स ऑफ केबीआर। मोल्स ऑफ केबीआर मतलब गिवन मास ऑफ केबीआर अपॉन मोलर मास ऑफ केबीआर, यही तो होगा। प्लस 1 इंटू गिवन मास ऑफ एनएबीआर अपॉन मोलर मास ऑफ एनएबीआर, यही तो होगा। इक्वल टू 1 इंटू क्या बोलोगे? गिवन मास ऑफ एजीबीआर अपॉन मोलर मास ऑफ एजीबीआर। ये इक्वेशन आ गया। अब आराम से देखो, गिवन मास ऑफ केबीआर क्या है? थोड़ा पीछे आ जाते हैं। आपको पता है केबीआर का कोई मास नहीं है, मिक्सचर का मास है। तो मैंने मान लिया केबीआर का मास x ग्राम, तो एनएबीआर का मास क्या होगा? 0.560 माइनस x ग्राम होगा। बिल्कुल जी। चलो लिखो x अपॉन मोलर मास ऑफ केबीआर कितना होता है? ब्रोमीन का कितना ले लो? 80 ले लो, और इसका कितना हम लोग लेते हैं? 39। तो मोलर मास इसका ढूंढो, ढूंढ के लिखो। प्लस 1 इंटू गिवन मास, इसका क्या लिखोगे? 0.560 माइनस एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ NaBr। Na का आपको पता है 23, ब्रोमीन का 80 ले लो। इक्वल टू 1 इंटू गिवन मास, गिवन मास AgBr का क्या है? 0.970 और AgBr का आपको मोलर मास, Ag का 108 ले लो और ब्रोमीन का 80 ले लो। चलो आंसर बताओ, x की वैल्यू बताओ जल्दी से, फास्ट, इट्स योर टर्न। सबके कैलकुलेशन होने चाहिए। x की वैल्यू बताइए। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई। यानी हमें क्या मिल गया? मास ऑफ केबीआर इन द मिक्सचर। मिक्सचर में केबीआर का मास क्या होगा? 0.133। क्वेश्चन थोड़ा आ जाओ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या व्हाट वाज द फ्रैक्शन वेट ऑफ केबीआर? तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सबको पता है।
कितने मास है केबीआर का? 0.133। कितने में? 0.560 में। डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाना है। और अगर परसेंटेज में निकालने पूछे तो परसेंटेज तो पूछा नहीं है, सीधा डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.133 डिवाइडेड बाय 0.560 यानी 0.2375। कहीं आंसर है क्या? हाँ आ गया, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी 0.2375 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। बताओ किसी को डाउट है? आ गया? तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, पीओएसी बिल्कुल इजीली आप लगा सकते हो। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, टॉपिक देख लो, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया, कैसे पीओएसी लगाते हैं। बस क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या करना क्या है, ऐसा नहीं है कि अपने आप से दे देगा, बस मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा दो। तो इसका बेनिफिट देखो क्या हुआ, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एजी प्लस कहां से आया? AgNO3 से आया या कुछ और कंपोनेंट से आया? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने पीओएसी लगा दिया और हमारे आंसर आ गया। चलो अब आपकी बारी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब फास्ट मुझे आंसर चाहिए। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देख लो आराम से, सकते हो, इजी। क्या है? 27.63 ग्राम ऑफ K2CO3। ये जो K2CO3 है, बहुत सारे रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट किया गया। मुझे पता नहीं कौन से रिएजेंट है, मैं उसमें दिमाग में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट क्या बना है, ये बन गया K2Zn हॉल 3 FeCN हॉल 6 हॉल ट्वाइस। और क्या बोला है? जितने भी कार्बन हैं वो सारे जो हैं कन्वर्ट हो चुके हैं इसमें। ठीक है, कैलकुलेट, सिंपल सा बात है। इसमें किसको कंजर्व करना है? कार्बन को कंजर्व करना है। तो कार्बन को कंजर्व करना है, तो बताओ यहां कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ? 1 इंटू मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू, यहां कितने कार्बन है? 6 टू 12, 12 इंटू मोल ऑफ K2Zn3 FeCN हॉल 6 हॉल ट्वाइस। अब आपको पता है 1 इंटू K2 गिवन मास आपका कितना है? 27.6, और K2CO3 का मॉलिक्यूलर मास गिवन है 138, और 12 इंटू इसका गिवन मास आपको ढूंढना है x, और इसकी वैल्यू गिवन है 698। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या? x के लिए सॉल्व कर दो, यू विल हैव आंसर। तो इतना आसान होता है पीओएसी यूज करना। आई होप सो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर पीओएसी से इस तरह के क्वेश्चंस आपके गिवन हैं तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक में, इडियोमेट्री। मैंने आपको बताया था इडियोमेट्री कुछ नहीं है, एक्सटेंशन वर्जन है स्टोकियोमेट्री का। मींस अगर गैस गैस रिलेशनशिप हमें करना है तो दैट इज कॉल्ड इडियोमेट्री। तो इडियोमेट्री का डेफिनेशन देखो, क्यों इसको इडियोमेट्री बोलते हैं? द स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शन, पहले बता चुका, इज डन इन अ इडियोमीटर ट्यूब। आपको पता है कोई भी गैसियस रिएक्शन को करने के लिए आपको एक ट्यूब चाहिए, लैब में आपने देखा होगा, उस ट्यूब को इडियोमीटर बोलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बोला जाता है इडियोमेट्री। बेसिकली हमें इडियोमेट्री में करना क्या होता है? टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। जैसे सपोज करो दो गैस दे दिए ए एंड बी, ठीक है, अब पूछा जाए कि भैया ए के बताओ क्या मास थे, बी के क्या मास थे। फिर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी प्रोडक्ट के वॉल्यूम दिए हैं तो रिएक्टेंट के वॉल्यूम निकालो, या रिएक्टेंट के वॉल्यूम दिए हैं तो प्रोडक्ट के वॉल्यूम निकालो। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। जैसे सपोज करो कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है CXHY। अब बताओ ये हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, मीथेन है, इथेन है, इथीन है, व्हाटएवर, ये ढूंढना। और टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। सपोज करो कोई एक अननोन गैस है ए, तो भैया वो गैस क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में क्या O2 है या O3 है? नाइट्रोजन है तो कौन सा फॉर्मूला होगा? N2 लगा दिया। फॉस्फोरस है, व्हाटएवर द थिंग। मतलब ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली इडियोमेट्री में पढ़ते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये जितना हम लोगों ने स्टोकियोमेट्री में पढ़ा उसमें सॉलिड लिक्विड भी पढ़ लिया, इसमें बेसिकली हम लोग गैस पे फोकस करेंगे, यानी इसमें जितने भी कंपोनेंट आपको दिखेंगे बेसिकली वो गैस होगा। और इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ, पहले तो ये समझ लो वॉल्यूम कब एक्सपेंशन होगा, कब कंट्रैक्शन होगा। सपोज करो ये एक गैसियस रिएक्शन है, थर्मोडायनामिक्स में ऐसी चीजें आपने पढ़ी होगी। डेल्टा NG मतलब याद आया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। डेल्टा NG मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं? C प्लस D, रिएक्टेंट कितने हैं? A प्लस B। तो इसका माइनस कर दो तो डेल्टा NG निकल जाएगा। अब अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 आया तो समझ लेना कि रिएक्शन में वॉल्यूम क्या हुआ? एक्सपेंड किया। यानी अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है तो V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। और अगर डेल्टा NG 0 है
तो आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी V1 V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V होगा। और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो यानी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। ये याद रखना। इडियोमेट्री आपके समझ में आ गई और बाकी आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। कुछ भी नहीं लगाना है, जो टेक्निक मैंने बताया है वही लगाना है, बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ये। पहले मैं बताता हूं, सुनो। 1 लीटर मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, मैंने क्या बोला, अब सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, यानी अब मास नहीं है, इसका मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, यानी इसको मान लिया मैंने इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है 1 लीटर। दिस मिक्सचर इज पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। चारकोल को क्या लिखते हैं, कार्बन, सी तो होता है। इसके ऊपर ये एक मिक्सचर को पास किया गया और आपको पता है कार्बन क्या करता है, चारकोल CO2 को फिर से क्या किस में चेंज कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज कर देता है। यानी जब इस मिक्सचर को, ध्यान से समझना, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है आप इजीली क्वेश्चन समझ सकते हो। यानी जब इस मिक्सचर को हम चारकोल से पास करेंगे तो सारा का सारा CO2 CO में चेंज हो गया। यानी अगर मैंने मान लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन द मिक्सचर इज X, तो ये जो X है वो पूरा कन्वर्टेड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। यानी जो अब फाइनल वॉल्यूम होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो अब जब पास करेंगे तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1.6 लीटर। तो बताओ न्यू वॉल्यूम आपने क्या लिखा, 1.6 लीटर। बहुत अच्छा। अब जो न्यू वॉल्यूम बना उसमें कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम 2x। शुरुआत में अगर तुमने एज्यूम किया कि वॉल्यूम ऑफ CO2 x है तो बोलो वॉल्यूम ऑफ CO कितना होगा मिक्सचर में, सर इज वेरी सिंपल 1 माइनस एक्स। तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा, 2x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। क्या ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आ गया। देखो चारकोल से पास किया तो सारा CO2 किस में चेंज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अरे CO2 में चेंज नहीं होगा, ये तो जानते हो ना, कार्बन और चारकोल का यूज मेटलर्जी में भी पढ़ चुके हो। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, x लीटर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 माइनस एक्स, फाइनल में क्या बचा 2x। तो टोटल वॉल्यूम 2x प्लस, यहाँ पे पार्डन प्लस नहीं लिखना है ना, यहाँ पे माइनस है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, 1 माइनस एक्स है, मतलब ये वाला वॉल्यूम है, ये टोटल हो गया इज इक्वल टू कितना है 1.6। तो x की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6, x इज इक्वल टू 0.6। तो बोलो कंपोजिशन क्या होगा मिक्सचर का, CO2 कितना लीटर प्रेजेंट है, 0.6 लीटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 लीटर है। आंसर आ गया। बताओ, यही तो इडियोमेट्री में पढ़ते हैं, बस वॉल्यूम दिया होता है, रूल वही है, बस ध्यान रखना है कैसे, चारकोल के ऊपर है तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होगा। अच्छा, अगर किसी गैस, बाद में बताएंगे। चलो यहां तक किसी को डाउट है नहीं, आई होप सो समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका टर्न है, चलो बनाओ, इसको आपको करना है। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। देखो कौन, पहले तो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोकार्बन का पूछा नहीं, हाइड्रोकार्बन आपको पता नहीं है, और हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोजन डेफिनेटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और बनता क्या है, CO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2O। चलो मैंने आपके लिए ये कर दिया। इसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहो तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो इसी तरह से बैलेंस होते हैं, ये कभी मत भूलना। x प्लस वाई बाई 4, चलो बनाओ, x प्लस वाई बाई 4, ये लो। आई थिंक अब आपको इजीली आ जाएगा। ये गैस है और ये लिक्विड का साइन है। चलो इसको भी मैं सही करूं। चलो देखो कौन बना सकता है इसका आंसर। अभी तक तो इसका आंसर आ जाना चाहिए था बच्चों। एनीवेज कोई ना, करो। डू फास्ट। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन मैं तो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में ही बहुत इजीली होता है। जब आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो सीधा मॉलिक्यूलर मास निकाल लो ना 30। अब 30 किस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है, C2H6 का ही तो होता है, तो सीधा आंसर टिक करो C2H6। लेकिन हमेशा इतना इजी क्वेश्चन नहीं होता, तो अब इसको पूरा मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। अब कितने ml गिवन है भाई बैलेंसिंग में, 1 ml, इसके कितने ml है, x प्लस वाई बाय 4 ml,
और बना कितना x ml। H2O को लेंगे नहीं, H2O लिक्विड में है। अब हाइड्रोकार्बन के कितने वॉल्यूम है 10 ml, तो लिखो 10 ml, तो यहाँ क्या लिखोगे 10 इंटू सब जगह 10 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल इक्वल टू 10x ml। अब क्या बोलता है, जब एक्सप्लोड करते हैं और कूलिंग करते हैं तो कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है। डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, यही तो हुआ, या कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम लिखो, ध्यान से समझना, एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे वो देखना हम लोग को, है ना। तो हम लोगों ने लिखा कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम। कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना है आपका 25 ml। क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, यानी रिएक्टेंट के वॉल्यूम माइनस प्रोडक्ट के वॉल्यूम, इसीलिए तो डिक्रीज हुआ। तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 माइनस 10x इक्वल टू 25 हो गया। ये कंट्रैक्शन हो गया, मतलब रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम में से प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, तभी तो कंट्रैक्शन हुआ। क्योंकि सपोज करो रिएक्टेंट का वॉल्यूम आपने 100 लिया, उसमें कुछ प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम अगर माइनस कर दो 75, तो आ गया ना 25। ये एक्सप्रेशन सबको आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करते हैं 10 प्लस 10x और प्लस 10y बाय 4 माइनस 10x इक्वल टू 25। तो इसमें आपकी कैंसिल क्या हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 10y बाय 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15, यानी 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, यानी जो इसका मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या है CxH6, इतना आ गया। x नहीं पता, अब वेपर डेंसिटी पता है, इस मॉलिक्यूल का वेपर डेंसिटी है 15, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 30, तो आपको पता है मॉलिक्यूलर मास 30 है। मॉलिक्यूलर मास ढूंढेंगे कैसे, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, कितनी टाइम्स है x टाइम, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 6 इक्वल टू 30। ये देखो पूरा कंप्लीट मेथड है। अब 12x इज इक्वल टू 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 बाई 12 यानी 2, यानी जो कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया C2H6। तो कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए, इजी है तो बहुत अच्छा, अगर कभी नहीं समझ में आए तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देख लो कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये भी आपको करना है, जल्दी इसका आंसर चाहिए मुझे। द वेपर डेंसिटी मिक्सचर की गिवन है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO2, NO2 के मोल्स चाहिए मुझे। चलो हाँ, मिक्सचर में आपके पास है क्या NO2 और N2O4 है, और ये जो मिक्सचर है इसके टोटल मोल्स कितने हैं 100 मोल। तो मैंने मान लिया NO2 के मोल्स हैं 1 और N2O4 के मोल्स हो जाएंगे 100 माइनस ए और 100 माइनस ए होगा। तो चलो अब आपका पता है मोलर मास आपका गिवन है कितना 76 मोलर मास इन दोनों का, तो इसके कितने मोल हैं ए, तो A इंटू NO2 का मोलर मास कितना होता है 14 प्लस 32 यानी 46 है ना, बिल्कुल। और 100 माइनस A इंटू N2O4 का जस्ट डबल ही तो होगा, यानी 92 इज इक्वल टू 76.6, यही तो है। अब A ढूंढ लो, A ढूंढोगे तो N है क्या, तो A ढूंढने के बाद आपके कितने है, मुझे पूरा कैलकुलेशन करना है क्या, इतना ज्यादा कैसे आ गया, मतलब डिफरेंट क्यों आ रहे हैं सबके। इसको सॉल्व करो, 46 इंटू ए, ये ए है ना, इंटू 9200 और माइनस 92A इक्वल टू 76.6। ए के लिए सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा ये 92 माइनस 46 यानी 46A इज इक्वल टू माइनस में और 76.6 माइनस 9200। चलो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। माइनस 46A इज इक्वल टू 76.6, वेट फॉर अ मोमेंट। आप लोग देखो एक बार सॉल्व करके इसको, क्या आंसर है इसका। okay. ये आ जाएगा 9123.4, माइनस माइनस कैंसिल, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9123.4 डिवाइडेड बाय 46 डिवाइडेड बाय 46। अरे कुछ गलत हो गया क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया। 100 मोल मिक्सचर है NO2 का, NO2 का मास भी तो होता है 46, ठीक है, 2 इंटू 38.3, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है क्या, देखो एक बार। द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, वेट फॉर अ मोमेंट।
करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। इस जगह पे 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, हो गया। बिल्कुल, अब आ जाएंगे आंसर, क्योंकि वो 100 मोल के गिवन है। हाँ बिल्कुल सही है आप लोगों का। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी अगर मैं इसको अब सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन सही करना है। इस जगह पे मैं इसको कैलकुलेशन सही कर देता हूँ, ठीक है। और कैलकुलेशन सही करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7660 माइनस 9200। चलो 9200 माइनस 7660 इज इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाय 46, यानी 33.47। बिल्कुल, a इज इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाय 46, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो 33.47 मोल आ गया। ये जिसने इसका आंसर किया था उसके सही है। ये सही आंसर किसने किया था, इशिता ने। इशिता के बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इशिता एकदम सही है आपके, इशिता के करेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे मैंने भी थोड़ा एक मिस कर दिया, क्या 100 मोल है ना, तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि हमने 100 मोल के लिए काम किया था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यू विल हैव योर आंसर। ए इज इक्वल टू 33.47। किसी को डाउट है क्या, सबको आ गया समझ में, ठीक है। अगर 1 मोल होता तो कुछ करने की जरूरत, लेकिन 100 मोल है, इसलिए हमें मोलर मास को मल्टीप्लाई किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। नाउ डू फास्ट, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। अब हमें आना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ फास्ट। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए, मतलब एक भी क्वेश्चन किसी भी बुक से आपके मिस नहीं होने चाहिए, मैं ये चाहता हूं बस, चाहे किस भी लेवल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बनने चाहिए। तो क्या आ गया, 1 मोल Zn को 2 मोल HCl चाहिए, 0.30 मोल Zn को कितनी चाहिए, 0.60 मोल, लेकिन आपके पास है कितना 0.52, यानी HCl जो है वो आपका क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो लिखो 2 मोल HCl, कितने मोल हाइड्रोजन देते हैं, पहले रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस तो था ना, हाँ बैलेंस था। 2 मोल HCl गिव्स 1 मोल H2, और आपके पास है कितना 0.60 मत लेना, 0.52 लेना, ये तो चेक करने के लिए किया था। 0.52 मोल HCl क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.26 मोल। जिसके भी 0.26 आए हैं वो सबके आंसर सही हैं, बिल्कुल सबके आ गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डू फास्ट। ये चारों के आंसर आपको करने हैं, और ये फाइनल क्वेश्चन है आज के सीरीज का। अब एक और फाइनल टॉपिक मैं बताऊंगा, परसेंटेज यील्ड, उस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टोकियोमेट्री, इडियोमेट्री, इस पे बेस्ड कहीं से भी आपके क्वेश्चन आए, हर पैटर्न के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और एक बात मैं बता दूं, डेली 7 PM मतलब इवनिंग में 7 PM आपको एक यूट्यूब पे एक आपके नेम रिएक्शन हमेशा आ जाया करेंगे 7 बजे, आज से स्टार्ट है। तो जैसा मैंने बोला था कि नेम रिएक्शंस के पूरे मैकेनिज्म, उसके बिहाइंड क्या थियरी है, वो रोज आपको 7 बजे मिल जाएंगे। तो उसको आप डेली क्या करोगे, प्रिपेयर कर लोगे, और जब क्लास स्टार्ट होगी, जब मैं मॉर्निंग में क्लास दूंगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ताकि रिवाइज भी आपका होता हुआ चले, ठीक है। चलो सबसे पहले आ जाएगा कैनिजारू रिएक्शन, उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्रॉस कैनिजारू और कितने कैनिजारू के टाइप्स होते हैं, फिर एल्डोल वगैरह ऐसे मैंने कर रखे हैं। चलिए इसके आंसर कीजिए। अच्छा आ गया क्या आंसर, O2 इज इन एक्सेस। अच्छा देखें क्या, O2 एक्सेस है क्या, 2C प्लस O2, ये क्या बन गया आपका 2CO। अच्छा जी, इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन। अच्छा 2 मोल कार्बन को कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए, ठीक है जी। तो 2 इंटू 12 ग्राम कार्बन को कितने ग्राम चाहिए, 32 ग्राम O2 चाहिए, ओके। अब आपके पास कितने हैं, अच्छा 24 ही तो ग्राम है, अच्छा जी हाँ बिल्कुल, यानी 24 ग्राम कार्बन को आपको 32 ग्राम O2 ही चाहिए, लेकिन O2 है कितना 96 ग्राम, यानी डेफिनेटली एक्सेस रिएजेंट कौन है, O2 ही तो है। हाउ मच ऑफ इट लेफ्ट,
32 यूज हुआ है, यानी 96 माइनस 32 कर दो, कितना हो जाएगा 464, यही तो हो गया। देखो अच्छा जी 4, हाउ मच ऑफ इट लेफ्ट, मास निकाल, हाँ हाँ 4 मोल, हाँ ठीक है, नहीं मोल नहीं तो 32 2 मोल हो जाएगा ना, मोल में निकालोगे। हाउ मच ऑफ इट, क्वांटिटी निकालनी है ना, 32 यूज हुआ है, तो 32 अगर यूज हुआ है तो है कितना 96, तो 64 बचा ना, 64 ग्राम है ना। हाउ मच ऑफ इट लेफ्ट 64 ग्राम, हाँ जी ठीक है। चलो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सीओ आर फॉर्म, कितने मोल सीओ बनेंगे, यानी सिंपल सी बात है, इस बार कार्बन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और O2 क्या है एक्सेस रिएजेंट है। बिल्कुल आ रहे आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हाँ जी हाँ। तो आपको पता है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, तो 24 मतलब सेम तो ही है, वही देगा, हाँ ठीक है, हाँ जी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, हाँ ये थोड़ा बताओ तो, कितना कार्बन लेंगे कुछ भी ना बचे, ये तो ये भी आसान है, ये भी कर लोगे आप लोग। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कि 20, हाँ ठीक है 24 ग्राम को, देखो इसका ट्रिक समझो ना, 30, हाँ बिल्कुल सही है 30, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इतना ग्राम O2 चाहिए। तो आपको पता है यहाँ 96 है, तो 32 को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, यानी 72 ग्राम चाहिए, तभी तो 96 आया, हो तो गया खत्म कहानी। 72 ग्राम बिल्कुल, सबको आप सब लोगों को आई थिंक, हाँ बिल्कुल, यानी 72 ग्राम। अच्छा 3 नहीं लिखना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन है ना, तो 32 ग्राम कार्बन शुड बी टेकन, 3 आंसर नहीं होगा, 72 ग्राम होगा है ना, 3 से तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है चलिए, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यस चलिए अब आ जाइए एक फाइनल टॉपिक की तरफ। अब ये फाइनल टॉपिक है, याद रखना, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन परसेंट यील्ड। अब इस पे क्या होता है इसको पहले समझ लो फॉर्मूला। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये थ्योरेटिकल है ना, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद रखो, मैं पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूं उसके बाद। एक रिएक्शन है CaO प्लस 2HCl, ये आपका गिवन है CaCl2 प्लस H2O, ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन में गिवन है 1.23 ग्राम ऑफ CaO क्लियर is reacted with excess of hydrochloric acid, excess of HCl, okay, and 1.85 gram of CaCl2 is formed, ठीक है। आप अब आपसे पूछा है व्हाट इज परसेंट यील्ड, इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज परसेंट यील्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब सॉल्व नहीं करना है, बट पहले ध्यान से देख लो, अगर जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को आता है तो फिर वो सॉल्व कर सकते हो, टाइम दूं क्या मैं। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, आपको एक्चुअल यील्ड तो पता है लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पता, लेकिन आपको पता है ये एक्सेस रिएजेंट है, क्वेश्चन में खुद बोल दिया है, यानी ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। बहुत अच्छा, इस ये कंप्लीटली बैलेंस है, एक बार आपको ये भी चेक करना होगा CaCl2, हाँ आई थिंक कंप्लीटली ये बैलेंस है। तो आप देखो 1 मोल CaO, मैं बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, गिव्स 1 मोल CaCl2। अच्छा CaO का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम CaO से आपको कितने मोल CaCl2 बनने वाले हैं। CaCl2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है 111 ग्राम CaCl2, आपके पास कितने हैं 1.23 ग्राम CaO से कितने CaCl2 बनेंगे, तो 111 इंटू 1.23 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू, अगर आप इसका सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या आपका 2.43 ग्राम।
अब थोड़ा ध्यान से इस चीज को आपको समझना है। ये 2.43 क्या है, ये आपने थ्योरी लगा के सॉल्व किया तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है 2.43, और क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इतना ही बनने वाला है तो ये एक्चुअल वैल्यू है। अब दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यू विल हैव योर आंसर। तो सॉल्व करने के बाद अगर आप इसका आंसर देखोगे तो अराउंड 76 के आसपास आ जाएगा। तो ये भी एक टॉपिक था, अगर इस पे भी आपके क्वेश्चन आ जाए तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। आई थिंक कंप्लीटली मैंने स्टोकियोमेट्री, एडियोमेट्री में जो जो क्वेश्चन है वो सारी चीजें कर ली। अब आपके पास क्या है, अब आप क्वेश्चन, अगर आपके पास जितने भी बुक्स हैं या आपको कहीं डाउट है उस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लो। आज मैं आप लोग को इसका फाइनल नोट्स दूंगा और कुछ डीपीपी और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आज आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके पास विंडो है, किसी को भी डाउट करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।